Hello everyone, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with the third lecture on the topic molecular basis of inheritance. The topics that we are going to discuss today are we will see the various experiments like Frederick and Griffith experiment, then biochemical characterization or transforming principle experiment, then Alfred Hussein Martha Chase experiment, and finally we will wind up by seeing the Michelson and Suttle experiment. So let's begin. First experiment that we are going to study today is Frederick and Griffith experiment. This experiment was done in the year 1928. अभी हम जितने भी experiment पढ़ेंगे they will all with reference to the search of genetic material और to find out कि क्या चीज़ें हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वी विल स्टडी टुडे इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. 1928 में डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे जस्ट टू फाइंड आउट कि वो कौन सी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है. आज के टाइम पे वी नो दैट इट इज़ अ डीएनए, बट उस टाइम में ऐसा कोई भी हमें क्लू नहीं था कि डीएनए ही वो मटेरियल होता है. तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है उनको पता लगाना चाहते थे कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ कैरेक्टर पास कर रहा है तो वो किस मीडियम के थ्रू कर रहा है और वो एक्चुअल में क्या चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है. इस चीज़ को पता लगाने के लिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया. अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया लिया जो कि निमोनिया डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इन्होंने अपनी स्टडी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्टेन लिए. एक है यहाँ पर आर स्टेन और एक है यहाँ पर स्मूथ स्टेन. यहाँ पे इट इज़ फाउंड कि जो एस स्टेन है जिसकी चारों तरफ म्यूकस का सिक्रीशन है वो स्टेन वायरुलेंट होता है, मीन वो डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी रखता है. इसकी वजह से द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डाई ड्यू टू द डिजीज कॉल्ड निमोनिया. वेयर आर स्टेन जो है आर स्टेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो किसी भी कॉज टाइप की डिजीज को कॉज नहीं करता है. हैंस अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टेन से इन्फेक्टेड है तो वो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि उसमें निमोनिया डेवलप नहीं होता. बट अगर कोई लिविंग स्पीशीज एस स्टेन से इन्फेक्टेड है तो वो मर जाएगी क्योंकि एस स्टेन क्या है, निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Now let us see what he did in his experiment. सो लेट अस सी. सबसे पहले जो पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसमें ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एस्टेन बैक्टीरिया लिया. एस्टेन बैक्टीरिया को उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया एंड उसने ये देखा कि माइस की डेथ हो रही है. डेथ क्यों हो रही है? बिकॉज अभी हमने पढ़ा जो स्मूथ स्टेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का वो निमोनिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से माइस मर रहा था. तो यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विच आई हैव मार्क्ड 1. यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है ये एस्टेन के बैक्टीरियाज है, राइट. दीज आर ऑफ एस्टेन बैक्टीरिया. एस्टेन बैक्टीरिया को जैसे माइस में डाला, माइस के अंदर निमोनिया डेवलप हुआ और जिसकी वजह से मर गया, राइट. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही डिड, उन्होंने आर स्टेन बैक्टीरिया को लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि माइस जिंदा हो रहा है. ये प्रूव करता है कि आर स्टेन वाला कोई भी वायरुलेंट नहीं है माइस के लिए बिकॉज वो निमोनिया कॉज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से माइस मर नहीं रहा है और माइस जिंदा रह रहा है. जैसे ये वाला जो ब्लू कलर के हैं ये रफ स्टेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की. जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि माइस जिंदा है, माइस को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है. दिस इज सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट. व्हाट ही डिड इन हिज थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या किया, एज स्टेन हीट किल बैक्टीरिया लिए. मतलब ऐसे एस्टेन बैक्टीरिया लिए जिसमें उन्होंने हीट करके किल कर दिया. अभी नो कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करो तो वो किल हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर के एसेंशियल सारे प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाते हैं. तो उन्होंने एस्टेन जो बैक्टीरिया लिया उसको हाई टेम्परेचर में हीट किया जिसकी वजह से वो किल हो गए. अब इन्होंने ये जो एस्टेन मरे हुए जो एस्टेन के बैक्टीरिया उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया और देखा कि माइस अभी जिंदा है. तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही डिड, ये है आपका हीट. यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, हीट किल. यहाँ पे इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, हीट किल एस्टेन बैक्टीरियाज को लिया, ठीक है. हीट किल एस्टेन बैक्टीरिया को जब उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा माइस जिंदा रह रहा है. दिस इज अ थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट. यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जैसे ही हमने हीट किया माइक्रोब्स मर गया तो उसके अंदर जो डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी दैट इज रिड्यूस, जिसकी वजह से माइस को कोई हार्म नहीं हो रहा है, माइस इज अलाइव. नाउ फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में व्हाट इट इज, उन्होंने सेम हीट
किल्ड वाला एस्टेन बैक्टीरिया लिया एंड उन्होंने क्या किया, उसको आर स्टेन लिविंग बैक्टीरिया के साथ मर्ज करके फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया. एज यू कैन सी हियर इन दिस फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही डिड, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये जो स्टार शेड है ये तो आपके हीट किल एस्टेन है एंड ये जो ब्लू वाले हैं दीज आर रफ स्टेन. ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए था, जैसे अभी हमने सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब हमने रफ वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रह रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे अकॉर्डिंग माइस क्या होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए. और जो हीट के लिए जो थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने किया, यहाँ पे क्या देखा कि जो एस स्टेन का हीट किल्ड फॉर्म है उसको जब हम इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस जिंदा रह रहे थे. मतलब दोनों ही केस में, सेकंड केस एंड थर्ड केस में दोनों में ही माइस क्या आ रहा है, जिंदा है. तो जब हमने फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें भी माइस क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए था, क्योंकि ना ही हीट किल एस वाला डिजीज कॉज कर रहा है, ना ही आर वाला डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी रख रहा है. राइट, बट हमें एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मिले, अपोजिट हमें रिजल्ट मिले. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइस जिंदा रहना चाहिए था, बट हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई है. एज यू कैन सी हियर इन दिस फोर्थ एक्सपेरिमेंट माइस इज डाइंग हियर. तो यहाँ से ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, जो हीट किल्ड एस स्टेन है उससे ट्रांसफर हो गया है लिविंग वाले आर स्टेन में, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है. बिकॉज मरा हुआ जो बैक्टीरिया वो तो डिजीज कॉज करेगा नहीं, जिंदा वाला आर स्टेन है तो वही डिजीज कॉज करेगा. बट आर स्टेन खुद में नॉन वायरुलेंट है, तो इसका मतलब आर स्टेन को कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफर हो गया है आर स्टेन के अंदर जिसने आर स्टेन को नॉन वायरुलेंट और नॉन हार्मफुल से हार्मफुल बना दिया, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है. राइट, सो ओवरऑल व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ, उन्होंने कंक्लूड किया कि आर स्टेन बैक्टीरिया किसी तरीके से कुछ ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है जो क्या कर रहा है, माइस को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब वो कैसे ट्रांसफर हुआ है, इसके लिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एस स्टेन जो एक्चुअल में वायरुलेंट था उसने कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर दिया है आर स्टेन के अंदर. बट ये कुछ ना कुछ क्या सब्सटेंस है इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है. बस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ओवरऑल यही हमें पता लगा है कि देयर इज सम मटेरियल जो एक जनरेशन या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म होता है. इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से केवल हमें ये पता चलता है कि देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में ट्रांसफर हो रहा है, बट वो क्या चीज है उसका अभी तक स्टिल वी डोंट हैव एनी प्रूफ. ठीक है, तो हियर द स्टेटमेंट्स आर रिटन. Now let us see second set of experiment, that is biochemical characterization of transforming principle. ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट 1928 में किया. उसके बाद 1933 या 44 के आसपास यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए, दैट इज ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियॉड एंड मैकलिन मैककार्टी. इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए ये पता लगाने के लिए कि वो जो ग्रिफिथ ने तो क्या फाइंड किया था कि कुछ ना कुछ है जो एक लिविंग बीइंग से ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, बट वो कुछ ना कुछ का बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, दूसरे कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए ये जो 3 साइंटिस्ट है ऑसवाल्ड, कोलिन एंड मैकलियन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि ये पता लगा सके कि वो जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस है जो ग्रिफिथ ने फाइंड आउट किया था उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है, मतलब एक्चुअल में क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, सबसे पहले हीट किल्ड एस सेल्स लिए. हीट किल्ड एस सेल्स को हमने इस हीट किल्ड एस सेल्स से लिपिड्स एंड शुगर्स को रिमूव कर दिया और इस हीट किल्ड एस सेल्स को 3 टेस्ट ट्यूब में हमने रखा. ठीक है, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 2, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 3. पहले वाला टेस्ट ट्यूब में हमने जो हीट किल्ड एस सेल लिए हैं उसमें हमने प्रोटीनेज नाम का एंजाइम ऐड किया. ये प्रोटीनेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, इस सेल में से प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, इसीलिए हमारे पास इसमें कोई प्रोटीन नहीं रहेगा. सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में जो हमारे पास हीट किल्ड एस सेल है उसमें हमने आरएनएज नाम का एंजाइम ऐड किया. आरएनएज क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमारा कोई आरएनए नहीं होगा. थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में हमने डीएनएज ऐड किया. डीएनएज ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करता है, इसीलिए यहाँ पे कोई डीएनए नहीं होगा.
ना व्हाट ही डिड, अब इन्होंने ये जो इनके सैंपल्स हैं हीट किल एस सेल्स जो हैं टेस्ट ट्यूब 1 2 3, तीनों टेस्ट ट्यूब में इन्होंने बाहर से आर स्टेन वाले सेल्स को ऐड किया। ठीक है, लाइक एज यू कैन सी इस वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आर सेल्स बाहर से ऐड किया, सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में भी एंड थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में भी। नाउ इसके बाद क्या किया इन्होंने, तीनों को अलग, तीनों जो सैंपल्स इनके पास आए टेस्ट ट्यूब नंबर 1 का सैंपल, 2 का एंड 3 का, इन्होंने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, राइट, टू सी कि क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग है, किसकी वजह से माइस मर रहा है, जिंदा है, किस एक्सपेरिमेंट, तीनों को यहाँ पे। नाउ बिफोर सीइंग द रिजल्ट कि ये तीनों टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन माइस में डालने से क्या क्या हुआ, उससे पहले लेट अस रिवाइज। डू यू रिमेम्बर कि ग्रिफिथ ने अपने एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे उन्होंने ये बताया था कि जब हीट किल्ड वाला एस स्टेन उन्होंने ऐड किया किसके साथ, आर स्टेन के साथ, तो उन्होंने देखा कि जब इस सोल्यूशन को हीट किल एस वाला और आर स्टेन वाले को जब उन्होंने एक माइस के अंदर इंजेक्ट किया था, तो व्हाट ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि माइस की यहाँ पे डेथ हो रही है, राइट। तो यहाँ से व्हाट ही कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया था कि ये जो हीट किल एस स्टेन है उसने आर के अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर किए हैं जिसकी वजह से आर क्या हो रहा है, वायलेंट हो रहा है और उसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हीट किल एस स्टेन ने क्या चीज ट्रांसफर की है आर के अंदर जिससे आर वाला जो स्टेन है वो हार्मफुल बन रहा है माइस के लिए, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है। ओके, नाउ सी, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किए इसके रिजल्ट को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो पहला वाला टेस्ट ट्यूब था उसके सैंपल को जैसे ही हमने माइस में एंटर कराया, माइस की यहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, माइस यहाँ पे क्या हुआ, मर गया। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि जो पहला वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें तो क्या चीज़ नहीं थे, केवल प्रोटीन नहीं थे। इसका मतलब प्रोटीन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोटीन का होना नहीं होना अभी भी क्या कर रहा है, जो एस वाला जो हीट किल्ड स्टेन है, एस्ट का जो हीट किल्ड स्टेन है वो अभी भी आर वाले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है जिसकी वजह से माइस किल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हीट किल ने जो ट्रांसफर किया आर को वो प्रोटीन है ही नहीं, पहले टेस्ट ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा। दूसरे वाले जो टेस्ट ट्यूब के एक्सपेरिमेंट है वहां से हमें क्या पता लगा, जब हमने आरएनए डाला था इसमें तो इसका मतलब आरएनए डिग्रेड हो गया, बट जब हमने ये जो आर सेल्स और हीट किल एस्टेन के बैक्टीरिया को माइस के अंदर डाला तो हमें यहाँ से वापस रिजल्ट मिला कि माइस की डेथ हो रही है। इट मीन आरएनए भी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आरएनए अगर रोल प्ले कर रहा होता तो यहाँ पर क्या होना था, आरएनए तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो माइस में कुछ इफेक्ट नहीं होना, बट यहाँ पे माइस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब से हमने कंक्लूड किया कि आरएनए भी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, आरएनए के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइस अभी भी मर रहा है। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हो गया कि वो जो कुछ ना कुछ चीज जो हीट किल एस्टेन से आर के अंदर जा रही थी वो ना ही प्रोटीन है और ना ही वो आरएनए है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, ना ही वो प्रोटीन है ना, अब बचा क्या, डीएनए। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, डीएनए डाला था, मतलब एस वाला जो हीट किल्ड है स्टेन उसका डीएनए हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा था कि जो हमारा माइस है वो सरवाइव कर रहा है, वो मर नहीं रहा था। ठीक है, इसका मतलब डीएनए ही वो चीज थी जो पहले और सेकंड टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर हो रही थी आर स्टेन के अंदर और उनको हार्मफुल बनाई थी जिसकी वजह से माइस किल हो जा रहा था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने डीएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो माइस मर ही नहीं रहा। इसका मतलब डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो पास होकर आर वाले स्टेन को क्या कर रहा था, हार्मफुल बना रहा था। बट जब हमने डीएनए ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो डीएनए पास ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइस में जो आर स्टेन हमने बाहर से डाला है वो वायलेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से माइस को कोई हार्म नहीं हो रहा, माइस यहाँ पे जिंदा रह रहा है। होप इट इज क्लियर। हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नेचर फाइंड आउट करने की कोशिश की है किसकी, वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस की जो ग्रिफिथ ने बताया था जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, उसका नेचर कैसे फाइंड आउट किया, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमने पता लगाया कि वो ना ही प्रोटीन है ना ही आरएनए है, जो हीट किल एस्टेन से आर स्टेन में जा रहा है उसको वायलेंट बना रहा है। वो सब्सटेंस जो एक्चुअल में हीट किल से आर स्टेन में जा रहा है उस सब्सटेंस का नेचर एक्चुअल में क्या है, क्या चीज यहाँ से पास हो रही है आर स्टेन में, दैट इज डीएनए, जिसकी वजह से आर कैसा बन रहा है, वायलेंट बन रहा है। ठीक है,
सो फाइनल कंक्लूजन ये था इस एक्सपेरिमेंट का कि यहाँ पे ये डिस्कवर्ड किया गया कि डीएनए ही वो चीज है जो एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है और आर बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना रही है। ठीक है, तो नाउ द थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज as the experiment of Alfred Hersey and Martha Chase experiment, जो एक्सपेरिमेंट ऑसवाल्ड, कॉलिन एंड मैकलिन ने किया। इन तीनों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में गए। इसी चीज को कंफर्म किया एल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट ने। इस एक्सपेरिमेंट में भी मेन पर्पस यही है टू कंफर्म कि जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दैट इज एक्चुअली द डीएनए। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अ ब्रीफ अबाउट द बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस। ये वाला पूरा इसका हेड रीजन है एंड दिस इज द कॉलर रीजन एंड फाइनली these fiber like structure, these are the tail region. बैक्टीरियोफेज इज व्हाट? इट इज अ वायरस जो किसको फीड करता है? बैक्टीरिया को फीड करता है और इसके अंदर दे रहा जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हर्सी एंड चार्ल्स ने क्या किया? दो टाइप के बैक्टीरियोफेज लिए। ठीक है, दोनों टाइप के बैक्टीरियोफेज में डिफरेंस क्या था? ये दोनों टाइप के बैक्टीरियोफेज लैब में कल्टीवेट किए गए। इन्होंने क्या किया? हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ये जो फॉस्फेट जो इनकलकेट किया, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव किया। मतलब इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरियोफेज बनाया जिसके ऊपर पहले बैक्टीरियोफेज तो ऐसे बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फेट लिया। ठीक है, अब हमें पता है फॉस्फेट डीएनए का पार्ट है, तो जब इन्होंने ये पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज लैब में बनाया, इसका मतलब ये डीएनए के अंदर क्या हो गया होगा? रेडियो एक्टिविटी आ गई होगी, क्योंकि डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट इंक्लूडेड हो रहा है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है। ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज तो इन्होंने ये बनाया। दूसरा बैक्टीरियोफेज इन्होंने क्या बनाया? दूसरा बैक्टीरियोफेज इन्होंने जो लैब में बनाया, उस बैक्टीरियोफेज में लिया वो क्या था? सल्फर। वो क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर का रेडियो एक्टिव लिया, राइट। अब हमें ये पता होना चाहिए डीएनए में कहीं पर भी सल्फर नहीं होता है, ना फॉस्फेट में, ना नाइट्रोजन बेस में, ना पेंटोज शुगर में। सल्फर मेजर पार्ट होता है प्रोटीन का। बैक्टीरियोफेज का ये जो हेड रीजन है, ये जो बाहर वाली जो कोटिंग दिख रही है, ये हाईली प्रोटीन की बनी होती है। इसीलिए जहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया वो क्या करेगा? इस कोटिंग में चला जाएगा। ठीक है, बाहर बाहर का जो आउटर स्केलेटन बोल सकते हो वायरस का, वो किससे बना है? आपका दिस रेडियो एक्टिव सल्फर से। तो जहाँ हमने वो रेडियो एक्टिव सल्फर लिया तो वो पूरा क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, येलो कलर से शो हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरियोफेज लिए, बैक्टीरियोफेज 1 जिसको रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से बनाया एंड दूसरा बैक्टीरियोफेज जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर से बनाया। हमें पता है फॉस्फेट डीएनए का पार्ट है, तो जो रेडियो एक्टिविटी वो हमें डीएनए में देखने को मिलेगी एज इन द केस ऑफ दिस फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज। सेकेंड जो बैक्टीरियोफेज उन्होंने बनाया उसे रेडियो एक्टिव सल्फर से बनाया। हमें पता है कि जो प्रोटीन है सल्फर उसका मेजर पार्ट होता है, तो जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा वहाँ वहाँ सल्फर रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे जो बाहर की कोटिंग होती है इस बैक्टीरियोफेज की वो प्रोटीन की होती है, तो वहाँ वहाँ क्या हो गया? हमारा ये रेडियो एक्टिविटी शो हो गया। यहाँ पे नॉर्मल डीएनए शो हो रहा है। ठीक है, इस फर्स्ट वाले जो बैक्टीरियोफेज है इसमें नॉर्मल कोटिंग दिख रही है। रेडियो एक्टिविटी के लिए आई एम यूजिंग द येलो कलर हेयर सो दैट इजी हो जाए समझने के लिए कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर है। पहला जो बैक्टीरियोफेज बनाया वहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लिए, इसीलिए डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी येलो कलर का शो है। सेकंड में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, इसका मतलब जहाँ प्रोटीन है वहाँ येलो कलर शो होगा, बाहर की जितनी भी कोट है इस बैक्टीरियोफेज की वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, ये दो टाइप के बैक्टीरियोफेज हर्सी एंड चार्ल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए। नाउ
अंडरस्टैंड दिस, जब भी कोई वायरस किसी अपने होस्ट को अटैक करता है तो वो वायरस केवल अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट के अंदर पास करता है। वो जो वायरस का जो भी चाहे डीएनए हो, आरएनए, केवल जेनेटिक मटेरियल पास होगा और ये जो बाहर की जो कोटिंग दिख रहे हो, हेड, कॉलर, टेल, ये सब बाहर रह जाती है होस्ट बॉडी। ठीक है, तो अभी हम जैसे भी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि अगर ये बैक्टीरिया फेज किसी बैक्टीरिया को के ऊपर फीड करता है तो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पे पास करेगा, बाहर की कोटिंग पास नहीं करता है। नाउ लेट अस सी एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे दो सेट में एक्सपेरिमेंट किया है, दिस इज सेट 1 एंड दिस इज सेट 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पहला वाला बैक्टीरियोफेज लिया, सेट 1 में जो बैक्टीरियोफेज लिया है उसमें देखो रेडियो एक्टिविटी रेड से, इसका जो बाहर की कवरिंग है हेड की, कॉलर की, टेल की, वो रेड से, इसका मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है, सल्फर प्रोटीन का पार्ट है और ये जितने भी बाहर के पार्ट है इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के होते हैं, तो ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं। डीएनए यहाँ पे नॉर्मल है ब्लैक कलर का। जबकि दूसरे सेट में जो बैक्टीरियोफेज यूज किया उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज किया, मीन जहां जहां फॉस्फेट होगा वहां वहां रेड कलर का रेडिएशन दिखेगा। ठीक है, और ये नॉर्मल जो बाहर की बॉडी पार्ट है जहां पे फॉस्फेट नहीं होता है वो नॉर्मल दिख रहा है। इस डायग्राम में रेड कलर रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, ब्लैक कलर नॉर्मल शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे हो सर्कुलर सेल्स, ये इकोलाई सेल हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बैक्टीरियोफेज पहले वाले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में देखो इस बैक्टीरियोफेज को इकोलाई, दिस इज इकोलाई के अंदर फीड कराया। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई बैक्टीरियोफेज या कोई वायरस किसी होस्ट को फीड करता है तो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पे पास करेगा। ठीक है, बाकी उसकी बॉडी बाहर रह जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसकी जो बाहर रेडियो एक्टिविटी जो प्रोटीन वाली पार्ट है बाहर रहेगी, इसने केवल ब्लैक कलर का डीएनए अंदर पास किया। सेम चीज इसमें की इस सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने किया, इस बैक्टीरियोफेज को इकोलाई के ऊपर फीड कराया। तो इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अपने अंदर का केवल रेड कलर का डीएनए पास किया उस इकोलाई के अंदर, बाहर की जो कोटिंग है वो होस्ट बॉडी के बाहर रहेगी। राइट, नाउ यू कैन सी जब हमने इनको एजिटेट किया, मतलब जब सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जा चुका है, हमने दोनों सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के को अलग अलग सेंट्रीफ्यूज किया, जिसकी वजह से बाहर जो होस्ट बॉडी के बाहर जो बैक्टीरिया फाज लगे थे ये अलग हो गए। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में ये सैंपल डाला, कौन सा वाला, अगर मैं इस सैंपल की बात करूं तो जब हमने इस सैंपल को डाल के बहुत हाई स्पीड में रोटेट किया तो हम क्या देखेंगे, सेल जो है, सेल हैवी होने की वजह से ये सेटल डाउन हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। ठीक है, जितने भी इकोलाई के सेल हैं, और जो हल्की चीज है वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, हल्की चीज हमारे पास ये बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरियोफेज की जो कोटिंग रह गई है वो हमारे पास ये ऊपर हल्का जो पानी रह जाता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज को हाई स्पीड में रोटेट करेंगे भारी चीज नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पे भारी चीज क्या है, सेल है, और हल्की चीज क्या है, जो हल्की चीज है तो ऊपर तैरती है, तो यहाँ पे हल्की चीज क्या है, वायरस का कोट। ठीक है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब हमें ये दो जोन मिले, फर्स्ट जोन सेकंड जोन, फर्स्ट जोन में बैक्टीरिया से, सेकंड जोन में हमारे ये बैक्टीरियोफाज की कोटिंग, जब हमने इन दोनों जोन को एनालाइज किया तब हमने ये देखा, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए पहला वाला जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने वो बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल था, तो हमने ये देखा कि इसकी जो टेस्ट ट्यूब आ रही है, जब हमने इन टेस्ट ट्यूब के दोनों जोन को एनालाइज किया तो हमें ये मिला कि इसमें जो बैक्टीरिया है उनमें कहीं पे भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल तो नॉर्मल गया है और कहीं पे भी रेडियो एक्टिविटी है नहीं। और हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे शो हो रही थी, केवल ये ऊपर वाले पार्ट में। मीन्स यहां से हमें पता चला कि सल्फर एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बेसिकली सल्फर किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे प्रोटीन से। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि प्रोटीन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता एक लिविंग बीइंग से दूसरे में। अगर प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा होता तो हमें ये जो नीचे हैवी बैक्टीरियल सेल्स मिले इसमें कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती, बट यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी सल्फर के कोई ट्रेसेस नहीं मिल रहे थे। ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। सेम चीज हमने सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए की। अब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, हमने इनको भी क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लिया और ये सैंपल्स लिए ये, और इनको एजिटेट किया, घुमाया। ठीक है, तो क्या होगा, हैवी सेल्स नीचे बैठ जाएंगे जितने भी सेल हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा, हल्के वाले पार्ट आ जाएंगे। हमें ऊपर क्या मिल रहा था, ये ब्लैक वाला बैक्टीरियोफेज के ट्रेसेस। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इनको एनालाइज किया, ठीक है,
तो हमें ये देखने को मिला कि जो बैक्टीरिया सेल है उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब अब बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या था, डीएनए रेडियो एक्टिव था और हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल गई। इसका मतलब इस बैक्टीरियोफाज ने इस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि डीएनए वो सब्सटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। जबकि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को ही नहीं मिल रही थी इकोलाई के केस में, बैक्टीरिया के केस में। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे नॉर्मल डीएनए, तो नॉर्मल डीएनए गया होगा इकोलाई के अंदर, इसीलिए इकोलाई में रेडियो एक्टिविटी देखने को ही नहीं मिल रही थी। रेडियो एक्टिविटी हमें फर्स्ट वाले केस में किस में देखने को मिल रही थी, जो ऊपर लिक्विड तैरता है, सुपरनेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड किया कि जब बैक्टीरियोफेज, दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर हमने एक में हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज किया, ठीक है, और दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर। तो जब हमने इसको इकोलाई के साथ फीड कराया, इकोलाई ने केवल अपना जेनेटिक मटेरियल डाला। फॉस्फेट वाले केस में रेड वाला जेनेटिक मटेरियल, तो इकोलाई के अंदर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गया। पहले वाले के अंदर ब्लैक नॉर्मल कलर का डीएनए है, तो इकोलाई के अंदर नॉर्मल गया और ये जो रेडियो एक्टिव वाला रेड वाला पोर्शन है बाहर रह गया। जब हमने इनको सेंट्रीफ्यूज किया, हमें दो जोन मिले, हैवी जोन वाले सेल नीचे आ गए और ऊपर जो हल्के थे ऊपर की तरफ फ्लोट करने। जब हमने इन फ्लोटिंग और हैवी पार्टिकल्स को एनालाइज किया, तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सल्फर विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोटीन, तो प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि दूसरे वाले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो हमें बैक्टीरिया मिले, उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के ट्रेसेस मिले। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि डीएनए जो हमारे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से बना था वो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। So this is a flowchart of the Hershey-Chase experiment. The experiment shows that protein does not enter the bacterial cell. It is only DNA that acts as a genetic material. Right. Now let us see the fourth type of experiment, that is mesorption and subtle experiment. बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, फॉर एग्जांपल ये दो स्टैंड है डीएनए की, ठीक है, जब भी अपनी कॉपी बनाता है तो एक स्टैंड अलग जाता है, एक स्टैंड अलग जाता है। फॉर मोर क्लेरिफिकेशन लेट अस क्लेरिफाई, ये 3' है, ये 5' है, दूसरा वाला 5' to 3' है। अभी हम पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन में क्या होगा, दो स्टैंड अलग अलग जाएंगे, एक 3' अलग तो 5' अलग और 5' to 3' अलग। ठीक है, अब ये दोनों स्टैंड के ऊपर जो भी कोड लिखे होंगे उनको रीड करके इनका नया स्टैंड बनेगा। ठीक है, लाइक 5' to 3'। यहाँ पे भी नया स्टैंड बना दो ये। ठीक है, तो यहाँ से जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन फिनोमेना ये बताता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उनके जो डॉटर डीएनए बनते हैं, उन डॉटर डीएनए में एक स्टैंड सेम एज इट इज पेरेंट के जैसे होता है। एज यू कैन सी है, यहाँ पे पेरेंट डीएनए रेड कलर का है, तो पहले जो इसके जो दो डॉटर सेल्स बने, दिस इज डॉटर 1 एंड डॉटर 2, उनमें जो डीएनए है तो उसमें एक रेड कलर का सेम अपने पेरेंट के जैसे, मतलब पेरेंट का 3' to 5' एंड सेम एज इट इज है डॉटर फर्स्ट में, एंड जो पेरेंट का जो 5' to 3' है वो सेम स्टैंड है सेकेंड वाले में। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें एक स्टैंड सेम एज इट इज होता है पेरेंट के जैसे। लाइक एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, यहाँ पे पेरेंट डीएनए ब्लू कलर का है, तो जब इन्होंने रेप्लिकेट किया, एक से दो बनाएगा, तो पहले तो इसके दोनों एक सिंगल स्टैंड अलग हुए, देखो ब्लू एक साइड यहाँ पे ब्लू हो गया, एक साइड ये स्टैंड हो गया। उसके बाद उसके ऊपर जो कोड है उसको रेड कलर के पर्पल कलर करके न्यू स्टैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो आप इस वाले फर्स्ट वाले में और सेकेंड सेट में आप क्या देख सकते हो कि फर्स्ट में जो पेरेंट का स्टैंड है उसका एक स्टैंड सेम एज इट इज है, ये जो सेकेंड में जो दो डॉटर सेल मिले ब्लू ब्लू है ना। नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी एक ब्लू स्टैंड है, एक पर्पल स्टैंड है, पहले एक ब्लू स्टैंड इधर सेपरेट हुआ, एक पर्पल स्टैंड यहाँ सेपरेट हो, फिर उसको रीड करके इन्होंने नया स्टैंड बनाया। तो आप ये देखो, ये जो सेकंड जनरेशन में जो नए डॉटर सेल्स बन रहे इसमें, उसमें एक ब्लू और एक पर्पल स्टैंड सेम अपने पहले वाले पेरेंट के जैसा है। सेम गोज हेयर,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए बताता है कि डीएनए का एक स्टैंड सेम एज इट इज होता है पेरेंट के जैसे किसमें, उनके डॉटर सेल्स में आफ्टर रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे मीजरसेल एंड सतल ने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, वी नो कि जो डीएनए है, ठीक है, हमें पता है कि जो डीएनए है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, दैट इज फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऐड होते हैं, तो उन्होंने अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रोवाइड किए। एक में इन्होंने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप 15 लिया और एक टाइप के डीएनए बनाने के लिए आइसोटोप 14 लिया। 14 वाला कम हल्का है एज कम्पेयर टू 15। तो जब आप आपके पास अगर 2 डीएनए हैं, एक में अगर 14 है और एक में 15 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 14 वाला नीचे बैठ जाएगा, 14 वाला हल्का है तो ऊपर रहेगा और 15 वाला भारी है तो नीचे रहेगा, राइट। तो इसी फिनोमिना को इन्होंने यहाँ पे यूज किया। क्या कि इन्होंने लाइक एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ओरिजिनल डीएनए बनाया जिसमें नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप यूज किया, हैवी वाला। ठीक है, अंडरस्टूड। जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इनको बैंड कहाँ देखने को मिले, इनको हाई अमाउंट ऑफ बैंड देखने को मिले इस वाली जगह पे, क्योंकि नाइट्रोजन N15 भारी होता है। जब डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, 2 कॉपी बनाई, तो एक एक स्टैंड तो सेम पेरेंट के जैसा है, ब्लू इसमें एक ब्लू इसमें, राइट। अब फिर ये पर्पल कलर का नया स्टैंड बना। ये जो न्यू स्टैंड बन रहा है पर्पल कलर के, इसको बनाने के लिए इन्होंने जो नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया वो है नाइट्रोजन 14। मतलब ये पर्पल वाला क्या है, नाइट्रोजन 14 का है, ठीक है। ब्लू वाला 15 आइसोटोप है नाइट्रोजन का एंड ये पर्पल वाला 14 एंड आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब इन दोनों सैंपल को जब सेंट्रीफ्यूज किया तो उनको कहाँ पे बैंड मिला, बीचों बीच में आया यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे हाफ N14 है N15 है। जो सेंट्रीफ्यूज मतलब हाई स्पीड में रोटेट किया तो किस लेवल में वो मिला, तो यहाँ पे जैसे हम 3 लेवल बनाए, 15 वाला सबसे हैवी, फिर 14 15 वाला बीच में और 14 वाला सबसे हल्का, ठीक है। तो जो पेरेंट डीएनए तो सबसे भारी था, 15 वाले वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज का बैंड बना रहा है। यहाँ पे जब इन्होंने पहला फर्स्ट टाइम जब रेप्लिकेट किया फर्स्ट जनरेशन में, तो एक स्टैंड 14 का बन रहा है, एक 15 का बन रहा है, इसीलिए बैंड यहाँ पे आया 14 15 वाले में, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट दे डिड, इन्होंने जब वापस से रेप्लिकेट किया तो इस वाले स्टैंड का एक ब्लू स्टैंड तो यहाँ है और इसी सेम पेरेंट का एक मेहरून स्टैंड यहाँ पे, पर्पल स्टैंड यहाँ पे, राइट। अब इन्होंने दोबारा बनाने के लिए 14 एन आइसोटोप दिया, मतलब जो नया स्टैंड बनेगा वो N14 आइसोटोप का बनेगा, जो हम पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लू के साथ जो पर्पल स्टैंड है वो N14 का है, यहाँ पे पर्पल स्टैंड तो एक पेरेंट का ही है और दूसरा न्यू पर्पल स्टैंड जो बना है वो N14 का है, ठीक है। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, इस वाले के साथ क्या होगा, इस वाले के साथ भी एक स्टैंड पर्पल पेरेंट का है, एक ब्लू पर्पल पेरेंट का है। हमने सॉल्यूशन में N14 का आइसोटोप बनाया, तो मतलब जो न्यू स्टैंड बनेगा वो पर्पल कलर का बनेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जब हम इस वाले सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये ब्लू एंड पर्पल और ब्लू एंड पर्पल वाले 2 स्टैंड आ रहे हैं, मतलब N14 N15 पर बैंड मिलेगा हमें। एंड साथ साथ में ये 2 पर्पल वाले सेट हैं, पर्पल वाले टोटली के N14, तो N14 वाले यहाँ पे भी हमें बैंड मिलेगा, ठीक है। सेम चीज अगर हम देखते हैं इस वाले स्टैंड से, अगर इस वाले स्टैंड को रेप्लिकेट करोगे तो एक पर्पल एक ब्लू, इन दोनों को करोगे पर्पल पर्पल, पेरेंट स्टैंड सेपरेट होंगे, फिर न्यू स्टैंड बनेगा। यहाँ पे भी अभी भी हम कौन सा वाला आइसोटोप यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन का 14, इसीलिए जो न्यू स्टैंड आ रहा है वो पर्पल कलर का बन रहा है। तो अगर हम इस सैंपल को एनालाइज करेंगे यहाँ पर तो हमें कितने टाइप्स के बैंड मिलेंगे, ये देखो ये वाला और ये वाला जिसमें एक पर्पल है और एक ब्लू है वो N14 N15 में मिलेगा, इसीलिए हमें कुछ बैंड यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो बीच के सारे जो ये पर्पल वाले डबल स्टैंडर्ड, तो ये कौन से 14, तो सबसे ज्यादा बैंड देखो ब्लैक कलर का हाई अमाउंट में 14 मिलेगा। So from this experiment, Mitchell and Suttle has showed that DNA semi-conservative replication mode को follow करता है, मतलब DNA जब replicate करेगा तो उसकी जो daughter cells बनेंगे उसमें एक stand same as it is parent का होता है। So this is all about today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.